क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और या फिर प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है एज लॉन्ग क्वेश्चन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या फर्स्ट या सेकंड, कल भी मैंने बताया था, इन सब में सबसे पहले हमने मेन हेडिंग डालनी है जो इक्वेशन पूछी जाए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेन हेडिंग आएगी हमारे पास, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आएगी और एक्सप्लेनेशन मैंने इस वक्त बोल्ड की हुई है। कंसीडर से स्टार्ट करना है हमने और अप टू लाइन ए बी तक एक्सप्लेनेशन है, जिसमें हमने बताना है कि फर्ज किया कोई ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई है, कुछ टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है, वो कोई डिस्टेंस s ट्रेवल करता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो एज शोन इन फिगर अभी देखेंगे उसमें बनाया गया है, और उस लाइन की स्लोप जो होती है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है, और उस लाइन का जो नीचे शेडिड एरिया होता है वो डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू देता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है जो हमने तीनों में ही सेम करनी है, इसके फौरन बाद हमने ग्राफ बनाना है, और ग्राफ ये आपको राइट साइड में नजर आ रहा है, ये फिगर है हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग, और इसमें एरिया जो लिखा हुआ है बीच में, ये मैंने कहा था आप स्किप कर सकते हैं, और गेन इन स्पीड 80 ये आप स्किप कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ वैसा ही है। तो ये हमने ग्राफ बनाना है जिसमें ये जो लाइन ए बी है इसकी स्लोप एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है, क्योंकि स्लोप होता है वर्टिकल वैल्यू जो कि वेलोसिटी की है, और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो कि टाइम का है। तो वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलरेशन ही होता है, और नीचे शेडिड एरिया जितना भी होता है वो हमेशा डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू देता है। ये हम पीछे स्टडी कर चुके हैं। फिगर के बाद हमने इसका प्रूफ करना है। थर्ड इक्वेशन मोशन के प्रूफ में हमने सबसे पहले, आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में हमने स्टार्ट ऐसे ही करना है जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी स्टार्ट की थी। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। तो हम जानते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में जो होता है डिस्टेंस जो है वो उस जो लाइन बनी होती है ए बी उसके नीचे शेडेड एरिया से निकाला जा सकता है। तो हमने स्टार्ट यहीं से किया है। उसके बाद हमने सेकेंड लाइन में लिखा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है? एक ऐसी फोर साइडेड फिगर जिसकी दो साइडें आपस में पैरेलल हो और दो साइडें नॉन पैरेलल हो, उसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक फोर साइडेड फिगर जिसकी दो साइडें आपस में पैरेलल हो और दो नॉन पैरेलल हो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ओ। अभी हम देखते हैं कि डायग्राम में ट्रेपीजियम हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद वाली लाइन भी एक दफा हम यहाँ पे देख लें। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस की जगह पे हमने कैपिटल एस लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ओ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। Sum of parallel sides divided by 2 multiply by distance between parallel sides। जी, अब हम ग्राफ में देखते हैं ट्रेपीजियम कहाँ पे है और उसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट हुआ है, वो हम ग्राफ में देखते हैं। अब ये हमारे पास ग्राफ मौजूद है, इसमें ट्रेपीजियम कहाँ है? ट्रेपीजियम जो है वो ए बी डी ओ, ओवरऑल सारे का सारा शेडिड एरिया अगर आप देखें, ट्रायंगल और रेक्टेंगल को भूल जाएं और दोनों को मिला के टोटल फिगर देखें, ए बी डी ओ, ये ट्रेपीजियम है जिसमें दो साइडें पैरेलल हैं, यानी कि ये वाली साइड बी डी जो है वो पैरेलल है ये वाली साइड ओ ए के। ओ ए और बी डी ये हमारे पास टू पैरेलल साइड्स हैं।
और नीचे वाली साइड OD जो कि नीचे हमें नजर आ रही है, और ऊपर AB वाली लाइन, ये नॉन पैरेलल है। तो नीचे वाली लाइन जो कि हमारे पास OD की है वो पैरेलल नहीं है AB के। तो दो नॉन पैरेलल साइड्स और दो पैरेलल साइड्स, इसका मतलब है एक ट्रेपेजियम है ABDO, ओवरऑल तमाम शेडेड एरिया। और इसका फार्मूला हमने पढ़ा था सम ऑफ पैरेलल साइड। सबसे पहले पैरेलल साइड कौन सी थी हमारे पास? BD, और इसके पैरेलल हमारे पास क्या आ रहा था? OA। तो इसका मतलब है OA प्लस BD ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। नीचे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, ये आप देख सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BD और डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का हिस्सा था। अब आगे है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। डायग्राम में देखते हैं, दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान फासला जो है वो हमारे पास ये है, AC जो है दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान फासला है। और AC जो है वो हम जानते हैं कि ये बराबर होता है OD के, ये पहले भी हम कर चुके हैं। तो हमने नीचे यही काम किया कि सबसे पहले AC लिख दिया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड AC था, और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया OD में, क्योंकि AC OD के बराबर है। तो ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा से लिखी हमने, और हमने लिखा S इज इक्वल टू OA प्लस BD डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय OD। उसके बाद 2 जो था हमारे पास राइट साइड में, जो 2 हमें नजर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड में जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लेफ्ट साइड में लेके तो हमारे पास आ गया 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय OD। अब आप देख सकते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन थी वो थी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये हमने शुरू में तीनों इक्वेशन से एक दफा लिखी थी इक्वेशन ऑफ मोशंस में। तो इसका मतलब है ये जो हमें राइट साइड है यहाँ पे हमारे पास A की जरूरत है, और A जो होता है वो BC ओवर OD जो होता है ये A के बराबर होता है। ये कैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल अब लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय BC ओवर OD। हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने BC ओवर OD से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 2S था, उसको हमने BC और OD से मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट साइड में वैल्यू थी OA प्लस BD ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय OD, और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया BC ओवर OD से। ठीक है, BC ओवर OD जो है वो A के बराबर होता है। ये मैंने कहा अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे A के बराबर होता है। पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं आगे। तो अब यहाँ पे बोथ साइड्स को हमने BC ओवर OD से मल्टीप्लाई कर दिया। BC ओवर OD जो है अभी मैंने आपको बताया था कि A के बराबर है, तो एक्सप्लेन भी करता हूँ, लेकिन हमने फिलहाल इसकी जगह पे A लिख दिया। इधर आ गया 2SA, और अगर आप इस साइड में देखें तो OD जो है वो OD से कैंसिल हो जाता है, तो बाकी बच जाता है BC। तो हमने लिख दिया राइट साइड में OD से जब कट गया तो BC बच गया हमारे पास। तो जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो है 2S मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BC। अब BC के बारे में हम पहले कई बार कर चुके हैं, दोबारा एक दफा मैं आपको बता देता हूँ। ये डायग्राम में अगर आप देखें तो BC जो है हमारे पास लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये BC लाइन है, और इसको हम लिख सकते हैं ओवरऑल BD लाइन में से अगर हम माइनस कर दें CD लाइन तो BC बनता है। तो ये पहले भी हमने किया है, तो हमने यही काम किया कि जहां पे हमें नजर आया BC, ये हमें BC नजर आया, BC को हमने कन्वर्ट कर दिया BD माइनस CD, BD माइनस CD
बाकी ओवरऑल जो कुछ ऊपर लिखा हुआ था वो हमने सारा रिपीट किया है। 2AS इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BD माइनस CD। BC की जगह पे हमने लिखा BD माइनस CD। अगले स्टेप में हमने क्या किया, अब गौर से देखें, सिर्फ हमने ये किया कि शुरू में OA प्लस BD था, OA को BD से प्लस करें या BD को OA से प्लस करें एक ही बात होती है, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं, इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, प्लस में कर सकते हैं। जिस तरह 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 एक ही चीज है, तो 5 ही आना है, इसलिए हमने इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज क्यों किया अभी आपको पता लग जाएगा। तो हम नीचे देखते हैं, अब हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज हम कई बार कर चुके हैं। BD की वैल्यू VF है, OA की वैल्यू VI है, यह भी मैं ग्राफ से भी आपको बता दूंगा, और BD की वैल्यू VF है और CD की वैल्यू VI है। ये आया VF प्लस VI मल्टीप्लाई बाय VF माइनस VI। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मैथ में, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्केयर माइनस B स्केयर। तो ये हमने ऊपर वैल्यूज इंटरचेंज जो की थी BD और OA को इसीलिए किया था ताकि ये तरतीब में आ जाए, VF पहले आ जाए VI बाद में आ जाए, तो इससे फार्मूला जो है वो A प्लस बी A माइनस बी वाला बन जाएगा। तो हमने A प्लस बी A माइनस बी किसके बराबर होता है, A स्केयर माइनस B स्केयर। तो लेफ्ट साइड में 2AS और राइट साइड में A प्लस बी A माइनस बी वाला फार्मूला लगाया, तो VF स्केयर माइनस VI स्केयर आ गया। अब ये जो वैल्यूज हैं पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ। VF और VI और VF और VI ये BD OA और CD की वैल्यूज कहाँ से आई हैं, ये हमने पहले भी की थी, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है CD, और CD की वैल्यू जो है वो साइड में मौजूद है जो कि VI के बराबर है। और ये हमें नज़र आ रहा है BD की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ राइट साइड में मौजूद है जो कि VF के बराबर है। इसी तरह जो हमारे पास OD है उसकी वैल्यू T के बराबर है, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो था हमारे पास ये वैल्यूज थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा था BC ओवर OD ये कैसे A के बराबर था। तो हम ऊपर चलते हैं, जरा फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं, आपको वहां से बात क्लियर होगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ था। यहाँ पे आप देखें हमने लिखा था स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू BC ओवर AC। BC ओवर AC, AC जो है वो किसके बराबर है, OD के बराबर है। इसका मतलब है BC ओवर OD बन गया यहाँ पे। BC ओवर OD वो स्लोप के बराबर है और स्लोप एक्सेलरेशन होता है। BC ओवर OD BC ओवर AC लिखा हुआ है, लेकिन AC जो है वो OD के बराबर ही होता है। तो BC ओवर OD जो है वो बेसिकली एक्सेलरेशन के बराबर है। यानी कि ग्राफ में स्लोप ऑफ द लाइन AB जो होती है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है। अब स्लोप ऑफ द लाइन AB क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन AB है BC वर्टिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय AC। AC जो हमारे पास नीचे है, जो कि फर्दर AC जो होता है वो बराबर होता है OD के, तो वो नीचे OD के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट होती है। Explain motion of a freely falling body. Explain motion of a freely falling body. या explain motion of freely falling bodies भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले जो है ये तीन लाइनें जो आपको नजर आ रही हैं, इन तीन लाइनों को हमने लिखना नहीं लिखना, बल्कि आप साइड पे कहीं पे भी एक हेडिंग डालें जो हमारी पहली सब हेडिंग होगी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सबसे पहले साइड में एक हेडिंग डालें, मोशन अंडर ग्रेविटी। मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखें, उसके बाद मैं समझाता हूं क्या है। When an object falls freely, when an object falls freely, its velocity increases. When an object falls freely, its velocity increases. The motion of such an object is called motion under gravity. When an object falls freely, its velocity increases.
द मोशन ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हमने ये लिखा है कि कोई ऑब्जेक्ट जब छोड़ते हैं, ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। शुरू में तो रुका होता है जब हमने पकड़ा होता है, जैसे ही उसको छोड़ते हैं नीचे की तरफ जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यही हमने कहा है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको छोड़ दें और फ्रीली नीचे की तरफ जाए, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो, तो इसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो फर्स्ट सब हेडिंग थी मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके बाद हमने ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसमें गैलीलियो की हेडिंग डाल दें। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसकी हेडिंग डाल दें। गैलीलियो ने क्या किया, ये जो साइड में एक टावर नजर आ रहा है, पीसा टावर, इसके ऊपर वो चढ़ गया था, टॉप पे चला गया था, और उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट अपने साथ ले गया था, हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट अपने साथ ले गया था। टावर में जाके उसने, टॉप पे जाके उसने हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फेंके, और उसने कंक्लूजन ये निकाला, नतीजा उसने ये निकाला कि तमाम ऑब्जेक्ट हैवी हो या लाइट ऑब्जेक्ट हो, ऊपर से नीचे जो है वो एक ही टाइम पे पहुंचेंगे अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दी जाए। तो अगर हवा ना हो तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जो है वो एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। यानी कि कागज हम ऊपर से फेंकते हैं और एक ही ईंट ऊपर से फेंकते हैं, दोनों साथ साथ नीचे की तरफ आएंगे। किसी परिंदे का पर फेंकते हैं और कोई कुर्सी ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो वो दोनों एक साथ नीचे आएंगे और एक साथ ही जमीन तक पहुंचेंगे, एक ही टाइम लगेगा और एक ही एक्सेलरेशन से जाएंगे वो। तो ये गैलीलियो ने कहा था, जो कि साबित भी हो गया। वैक्यूम चैम्बर पे ये एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और ये दोनों चीजें एक साथ ही जो है वो जमीन तक पहुंचती हैं। तो उसके ज़हन में ये आइडिया जो आया था, जो कि साबित हो चुका है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट, यही हमने बताना है कि टावर के ऊपर गया, हैवी लाइट ऑब्जेक्ट अपने साथ ले गया और ये सारे ऑब्जेक्ट उसने ड्रॉप किए। ड्रॉप करने के बाद उसने ये कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट fall freely with the same acceleration and with have the same time to reach the ground। और ये जो एक्सेलरेशन होता है जिससे वो जमीन तक पहुंचते हैं, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे आ रहा हो तो उसके एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पे बेशक जो मैंने इस वक्त बोल्ड किया है, यहाँ पे एक छोटी सी सब हेडिंग डाल सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। गैलीलियो की तो ओवरऑल हेडिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब हेडिंग के बीच में डाल सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो अगर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो तो इसके एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, उसको छोटे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो फ्रीली तो उसकी वैल्यू साइंटिस्ट ने निकाली उसकी एक्सेलरेशन की, वो 10 ms-2 होती है। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर नीचे से ऊपर फेंका जाए ऑब्जेक्ट तो उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है हमारे पास। अगर आपको याद हो, मैंने रिटार्डेशन का भी आपको बताया था। जब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो शुरू में इसकी वेलोसिटी ज्यादा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता से वो स्लो होकर ऊपर जाके रुकेगा, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ओवरऑल ये पूरा पैराग्राफ जो था ये गैलीलियो का था, जिसमें हमने सब हेडिंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डाली। इस सवाल के लास्ट में हमने ये लिखना है, ये नीचे आपको नजर आएगा, ये लास्ट में हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी। ये लास्ट हेडिंग होगी और इसमें ये 3 इक्वेशंस लिख देनी है। 3 इक्वेशन कौन सी हैं वो पीछे हमने पढ़ी हुई है। पहली इक्वेशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ए की जगह पे जी लगा देना है क्योंकि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ऊपर से नीचे तक वो हाइट के बराबर होता है एच के बराबर। इसलिए एस की जगह पे एच लिख दें और ए की जगह पे जी लिख दें, तो ये तीनों इक्वेशंस जो हैं अंडर ग्रेविटी बन जाती हैं। जैसे कि पहली है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, जी टी कर दिया। दूसरी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एस की जगह पे एच कर दिया, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कर दिया, ए की जगह पे जी। तीसरी होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो ए की जगह पे जी और एस की जगह पे एच लिख दिया। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्लीट होगा।